आमिना खान। इस वक्त उर्दू यूएसए पेशावर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ पे, यानी कि जो बच्चों के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे किस हद तक महफूज हैं? यहाँ पे अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो किस हद तक अमल दरामद होता है? 2008 में यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें पहले 8 और फिर 12 खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम किए गए थे, यानी कि ऐसे सेंटर्स जिसमें बच्चों की रहनुमाई की जाए। 10 साल वो चले और अब वो फ़ाल पड़े हैं। क्यों? कि गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान में बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में काफ़ी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कमीशन के आदाद के मुताबिक पिछले 10 सालों में 30,000 से ज़्यादा केसेस रोनमा हो चुके हैं। इसके अलावा साहिल NGO के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2019 में 2,846 जिनसी तशद्दुद के केसेस दरपेश हो चुके हैं बच्चों के साथ, जिससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इन सब में खैबर पख्तूनख्वा से 6% रिपोर्ट किए गए थे। फोरेंसिक इंटरव्यू का मकसद ये होता है ताकि बच्चे से मुजरिम की मालूमात हो सके और उसकी शनाख्त हो सके। इस सब के दौरान जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो बच्चे का इंटरव्यू करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि 3 साल का बच्चा है तो उससे कैसे बात करनी है, 6 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, किस बच्चे से कैसे बात करनी है। अगर लड़की है तो लड़की के लिए लड़की ही रखी जाती है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे का मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट के लिए भी ऐसे लोग हायर किए जाते हैं जो ट्रेंड होते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ना विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होती है, ना उसकी फैमिली को तंग किया जाता है। उस एक इंटरव्यू की बेस पे सब कुछ हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में विक्टिम की तस्वीर, उसकी फैमिली के बयान, इंटरव्यूज़, अगले दिन उसकी फैमिली के घर हमारे रिपोर्टर्स पहुँचे होते हैं। हमें ये सब रोकना है। इसके अलावा चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर में काउंसलर्स भी होते हैं जो कि अगर बच्चे को ज़रूरत पड़े तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और फिर 12 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक वही काउंसलिंग चलती रहती है। किसी को मालूम नहीं होता कि वो बच्चा कौन था या वो किस फैमिली से आई थी। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में हमने इसका इनिशिएटिव लेना है। हमने ये सब शुरू करना है ताकि हम इस सब को रोक सकें। हमें यही चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर की तरह का एक इंस्टीट्यूट बनाना है। बेशक बड़ी इमारत नहीं चाहिए, हमें 2 कमरे चाहिए। 2 कमरों में अगर हम ऐसे ट्रेंड लोगों को रखें जिनको हम बाकायदगी से बताते रहें कि किस तरीके से ऐसे केसेस को हैंडल करना है, तो उसमें काफ़ी मदद होगी। मैं या आप शायद केसेस को नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो विक्टिम्स हैं हम उनका ख्याल रख सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल रख सकते हैं। हमें सिर्फ एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम इसका इनिशिएटिव लें। उसके अलावा हमें एक ऐसी वेबसाइट तैयार करनी है जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनकी तस्वीर और उनके नाम हम लोग दें और उन्हीं तस्वीर और नाम की बेस पे हमें ये मालूम हो कि अगर कल को हमारे नेबर्स में कोई बंदा आता है तो हमें मालूम हो कि वो कौन है। इसके अलावा हमें मैंडेटेड रिपोर्टर्स लॉ की बहुत ज़रूरत है, जिसमें ये होता है कि अगर कोई इंसान, आप या मैं, कोई ऐसा इंसिडेंट विटनेस करता है जिसमें किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है या आप देखें कोई ऐसा सीन हुआ है, तो आपका काम है फ़ौरन CAC से कांटेक्ट करना। उनके पास फॉर्म्स होंगे और उन फॉर्म्स को फिल करना हमारी ज़िम्मेदारी होगी। उर्दू यूएसए की पूरी कोशिश होगी कि वो पेशावर में एक ऐसा सेटअप तैयार करें। हम अपनी कम्युनिटी को भी एनकरेज करेंगे कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएं।
मेरा नाम सैयद अख्तर अली शाह है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मैंने मुख्तलिफ़ हैसियतों में काम किया, जिसमें ASP से लेकर IG तक ओहदों पर रहा, और मुझे एक ये भी इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल हुई है कि पुलिस सर्विस से होते हुए मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम एंड ट्राइबल अफेयर्स भी रहा। और इस दौरान मैंने मुख्तलिफ कवानीन ड्राफ्ट भी किए और उनको काबीना के सामने और असेंबली की सेलेक्ट कमेटीज़ में भी पेश किया। तो साथ साथ पॉलिसी लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल पे मैंने काम किया, ऑपरेशनल लेवल पे मैंने काम किया, और हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर की सतह पर, फेडरल कैबिनेट, एपेक्स कमेटीज़, सूबाई कैबिनेट्स, वहाँ पर पॉलिसी इनपुट्स भी देता रहा। और बहुत से रिफॉर्म्स जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, उसके मुसन्निफीन में से भी हूँ। और वर्किंग ग्रुप्स हमने यहाँ पर बनाए, जिसमें हमने क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जिसमें पुलिस, प्रिजन्स, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्लेमेशन एंड प्रोबेशन और प्रोसिक्यूशन शामिल हैं, वहाँ हमने रिफॉर्म्स की। आज के मौजू के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि पुलिस में होते हुए ख़ुसूसन मेरा एक आर्टिकल मुझे याद है कि मैंने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वीक, तो जब हम वीक की बात करते हैं तो सोसाइटी में इस ज़िम्रे में जो डेफिनेशन में आते हैं उसमें वुमेन, मिनॉरिटीज़ और चिल्ड्रन, बच्चे, ये शामिल होते हैं। और यूनिसेफ के साथ भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स जस्टिस सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया, और इस सिलसिले में हमने बहुत से कवानीन जो आज यहाँ पर मौजूद है, असेंबली से पास हुए, उसमें मेरी सिफारिशात भी शामिल हैं। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा वो विक्टिम बन जाता है तो उसके बाद हुकूमत को और सोसाइटी को क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। ये मेरे ख़्याल में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और ये एक ऐसी जुर्म है, और क्योंकि इसका एक नफ्सियाती पहलू है। जब भी किसी बच्चे के साथ इस किस्म का कोई जुर्म होता है, वो विक्टिम बनता है, वो विक्टिम होता है, तो वो तमाम उम्र उसके लिए एक रोग बन जाता है। यहाँ पर बजाय सोसाइटी कि उसको रिहेबिलिटेट करे, यहाँ हमारी ये अलविया ये है कि वो तमाम उम्र उसके ऊपर फिर ताने कसे जाते हैं, और वो फिर वो जो नफ्सियाती, जिसको हम स्कार्स कहते हैं, वो उसके जहन पर तमाम उम्र के लिए मरतब रहते हैं, और जिससे उसकी नफ्सियाती लिहाज से के एहसास, कभी का एहसास फिर उसमें होने लगता है। वो ख़ुद को कोई बुज़दिल भी महसूस करना शुरू कर देता है, और फिर एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ एक एंगर भी उसमें होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि इस किस्म के एडवोकेसी सेंटर्स, जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट भी हों, जहाँ पर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हों, जहाँ पर ट्रेंड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हों, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे होने चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ एडवोकेसी की साथ साथ जहाँ पर ये एक मेन सेंटर, क्योंकि अगर आप पेशावर को ले एज ए केस स्टडी, तो पेशावर में अगर आप सिर्फ एक ही एडवोकेसी सेंटर होगा, तो पेशावर की अब आप आबादी देखें तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे ख्याल में कोई 25 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। तो हर जगह से इस किस्म के सेंटर्स तक रसाई हासिल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन इसका राब्ता जो है, नेटवर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि ये
साथ ही साथ जो यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में है, हमारी यूनियन काउंसिल्स है, यहाँ पर हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, उनके साथ इनकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। और फिर ये एडवोकेसी, इतनी इनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये साथ साथ ये जितने मैंने इदारों के नाम लिए और जो इस काम में शामिल हैं, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा विक्टिम बनता है तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो इसके लिए फ़र्ज़ के कोई बच्चा विक्टिम बनता है तो ये ज़रूरी है कि हम अखबार में, टीवी में और मीडिया, सोशल, उसमें उसकी आइडेंटिटी को हम छुपाए रखें ताकि वो दुनिया के सामने उसका मजाक न बनाया जाए। तो इस तरीके से होना चाहिए। और फिर उसकी नाम को पर्दे पे रखते हुए ए भी हम उसको दे सकते हैं, कोई और इस किस्म के। और फिर उसकी ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए साइकोलॉजिकल कि वो दोबारा मुआशरे में एक मुफीद शहरी की हैसियत से रिहेबिलिटेट हो सके। जहाँ तक चाइल्ड जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स हैं और ऐसे ऑफेंडर्स जिनकी डाटा अवेलेबल हो, तो एक तो ये सॉफ्टवेयर इस किस्म के बनाने चाहिए और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होने चाहिए कि जो कराची से लेकर खैबर तक जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, FIA है, इमिग्रेशन हमारे सेंटर्स हैं, स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बस के अड्डे हैं, पब्लिक कॉल सेंटर्स हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, इस किस्म की जितने भी इदारे, पब्लिक कॉन्टेक्ट सेंटर्स जितने भी हैं, वहाँ पर ये डाटा अवेलेबल होनी चाहिए कंसोलिडेटेड। और इन लोगों की बाकायदा तस्वीरें होनी चाहिए जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, ताकि एक तो ये है कि वो लोगों के सामने अक्सर हमने देखे जैसे कसूर के वाक़यात हुए, लाहौर में हुए, दूसरी जगहों, इसमें देखें आप सीरियल जिसको हम कहते हैं, जो तवातर के साथ ये काम करते रहे और उन्हें इसमें एक रिवेंज वाला पहले एंगर, बाज़ वक्त जो ख़ुद भी बाज़ वक्त वो विक्टिम रहे होते हैं तो वो फिर एवेंज के लिए इस किस्म की चीज़ें करते हैं। तो इस किस्म के लोगों की अगर हमारे पास डाटा मौजूद होगी तो फिर उसके ऊपर सोशल चेक भी हो सकता है, सोसाइटी भी उसके ख़िलाफ़ अगर वो किसी बहाले में जा रहा है तो पता होता है कि ये बंदा ऑफेंडर है तो वो पुलिस को बर वक्त इत्तला भी दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई बच्चा है जो कि उसे ये अंदेशा है कि उसके साथ कोई इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे एप्लीकेशंस मोबाइल में होने चाहिए कि वो फौरी तौर पर प्रिवेंशन के लिए पुलिस स्टेशन के साथ, इमरजेंसी कंट्रोल के साथ राब्ता कर सके और इत्तला दे सके। तो ये एक मरबूत सिस्टम के ज़रिए हम इसका तदारक कर सकते हैं और अगर कोई विक्टिम बन जाए तो हम उसको फिर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शवाना शाह है और मेरा ताल्लुक़ द हवालूर ऑर्गेनाइजेशन से है, जो कि बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेमेन, गर्ल्स, चिल्ड्रन और ट्रांसजेंडर के हकूक़ के ऊपर काम कर रही है। देखें, चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर्स की जब आप बात कर रही हैं तो हमारे पास एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून जो है वो एग्जिस्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल लेवल पर। लेकिन उसमें मसला ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के हैं, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पिछले 2 साल से, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं शायद उनके पास फंडिंग के इश्यूज़ हैं या शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट है चाइल्ड राइट्स को लेके, कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो हैं वो अभी तक फ़ाल नहीं हो सके।
अगर आप पिछले 2 साल का दौरानिया देखें, इवन आप अगर एक दिन पहले का भी जिक्र करें तो उसमें चारसदा में जो बच्ची की 2 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है, फिर मर्दान में जो केसेस हमारे सामने आते रहे हैं पिछले 1 साल में, तो वो केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं और वो भी तब आ रहे हैं जब वो बच्चे के साथ ज़्यादती होती है और वो बच्चे को मार दिया जाता है। सर्वाइवर्स की तो हमने बात ही नहीं की, और रिपोर्टेड नंबर ऑफ़ केसेस की अगर हम बात करें तो वो बमुश्किल 1% केस जो है हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। तो उसमें इशू ये है कि एक तो हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, अगर आप उसको कहें, या तो आप एडवोकेसी सेंटर्स कहें, इस तरह के इदारों की हमें बेहद ज़रूरत है, और अब आजकल के दौर में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें एक चीज़ ये है कि पहले तो हमारे पास मसला ये आ जाता है कि हम किस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं। अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ या प्रोटेक्शन के इश्यूज़ को लेके कोई भी केस आता है हमारे पास, हमें किस इदारे के पास जाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में। वो एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन से तीसरे, फिर दूसरा ये कि उनको एक तो कानून के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हमें कौन कौन सी दफ़ात जो है अपनी FIR में लिखवानी होंगी। वो केस इतना जो है वीक पड़ जाता है कि उसका कुछ भी नहीं बनता। हमने कभी भी किसी अब्यूज़र को नहीं देखा कि जी इसको सज़ा मिली हो, बड़ी कम केसेस जो है उसमें सज़ा होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की अगर तो बहाली होगी, उससे एक ये होगा कि जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जब इदारों में कोऑर्डिनेशन जो है वो मजबूत होगी। दूसरा ये कि वहाँ पे साइको सोशल सपोर्ट का एक एलिमेंट होगा। तीसरा ये होगा कि लोगों को पता होगा कि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है हमें कहाँ जाना है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, ये कौन हमारी हेल्प कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सेंटर्स का होना, ये यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे इश्यूज़ हमारे पास जो रिपोर्टिंग के इश्यूज़ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा इशू तो पहले, अगर आप किसी फैमिली के साथ ये वाक़या होता है, वहाँ पे बच्चे के साथ कोई इस तरह का इशू आता है, तो पहले तो हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इतना जनरेशन गैप है कि वो इशू डिस्कस ही नहीं होता। अगर वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाता है, जैसे कि बच्चे को मार दिया जाता है, वो बच्चा मिल जाए, या बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे होती हैं, वो केस अगर आता भी है तो वो रिपोर्टिंग की तरफ बहुत कम केसेस जाते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं। दूसरा ये कि स्टिग्मा और टैबू इतना एसोसिएटेड है इस चीज़ के साथ कि लोग ये नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटीज़ रिवील हो। हमारे पास ये भी एक मसला है कि मैं थोड़ा सी ये बात करूँगी कि मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर भी एक इशू ये कि हम ज़्यादा विक्टिम या सर्वाइवर को फोकस करते हैं, उनकी फैमिलीज़ की आइडेंटिटीज़ को रिवील करने के ऊपर, उनको रिवील करने के ऊपर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें अब्यूज़र की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तब केसेस रिपोर्ट होंगे। फिर जब आपने जैसे बात की कि डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या लीगल प्रोफेशनल्स हैं या पुलिस वाले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग की तो बात बाद में आती है, जब तक केस आएगा तब रिपोर्टिंग होगी। तो मेरे ख्याल से हम जिस फेज़ में हैं, हम अभी भी US या इस तरह की कंट्रीज़ को अडॉप्ट करने में बहुत पीछे हैं। वो इस वजह से हम अभी बहुत इनिशियल स्टेप्स में रिपोर्टिंग के या ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने में। तो अभी हमें बहुत बेबी स्टेप्स लेने होंगे। उसमें सबसे पहले तो ये कि आप पहले कम्युनिटीज़ को इतना एम्पावर करें कि वो केसेस आगे लेकर आएँ। आप बच्चों को इतना एम्पावर करें कि उनको पता हो कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग क्या है, और लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन दें कि वो बता सके कि हमारी बॉडी पे सिर्फ हमारा राइट है, उसको बगैर इजाज़त कोई टच नहीं कर सकता, और अगर इस तरह होता है तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है, क्योंकि देखें हमारे पास बहुत टाइम पे इस तरह होता है कि बहुत सारे केसेस अगर आप पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास इस तरह आए थे कि जो अब्यूज़र्स थे या ऑफेंडर्स थे वो 1-2 दफ़ा जेल जाके वापस निकले थे, और फिर उन्होंने वही चीज़ जो है रिपीट की थी, वो साइकिल रिपीट हुआ था, तब जाके उनको अदालत ने कोई सज़ा सुनाई। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को अब जो अपने टाइम को शिफ्ट करना है, और हमने जो सारा ब्लेम है और फोकस है वो शिफ्ट करना होगा इन अब्यूज़र्स के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम हाईलाइट करें कि ये बंदा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व था, ताकि बाकी जो लोग हैं वो डरें और इस चीज़ पर खौफ के मुब्तला होंगे, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का खात्मा हो सकता है।